नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। जनपद टिहरी के रहने वाले दिव्यांग छावन सिंह के चेहरे पर खुशी की मुस्कान देखने को मिली। छावन के चेहरे पर यह मुस्कान ऋषिकेश में जरूरतमंदों की मदद के लिए ट्रस्ट चलाने वाली दिव्यांग नीरजा गोयल लेकर आई। नीरजा गोयल ने छावन को एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर गिफ्ट की और उनकी मदद की। बता दें कि जनपद टिहरी के दोगी पट्टी निवासी छावन सिंह रीढ़ की हड्डी में दिक्कत होने की वजह से दिव्यांग हैं और उन्होंने घर से बाहर निकलकर रोजगार करने के लिए ऋषिकेश में ट्रस्ट चलने वाली दिव्यांग नीरजा गोयल से मदद की गुहार लगाई। बता दें कि इसी क्रम में नीरजा गोयल ने इलेक्ट्रिक व्हील चेयर बेंगलुरु से मंगाकर छावन सिंह को गिफ्ट की है। नीरजा देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पे एक छावन है जो पहाड़ से बिलोंग करता है और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट है। उसे हमने ये व्हीलचेयर दी है कि जिससे वो सेल्फ डिपेंड होके अपना खुद का स्वरोजगार कर सके, क्योंकि अभी तक उसके पास इस तरह का कोई साधन नहीं था कि वो कहीं आ जा सके, कुछ मतलब कहीं कर सके। व्हीकल बहुत महंगा होता है, तो वो यहाँ पे अपना काम करना चाहता है और मेरी यही इच्छा है कि जितने भी हमारे साथ के दिव्यांग व्यक्ति हैं वो खुद सेल्फ डिपेंड हो और खुद का रोजगार करें। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मुझे न्यू मोशन चेयर मिली है। इस पर अपना काम स्टार्ट करने के लिए सोच रहा हूँ। देखते हैं अभी क्या होता है सर। कांग्रेस पार्टी के पूर्व मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल ने एक विशेष मौन पदयात्रा का आयोजन किया। ये पदयात्रा काशीपुर शहर के विभिन्न इलाकों में निकाली गई। आपको बता दें कि इस पदयात्रा में संदीप सहगल ने अपनी मौन उपस्थिति से जनता का आभार व्यक्त किया। संदीप सहगल ने इस दौरान काशीपुर की जनता के साथ सीधे संवाद करने के बजाय इस मौन यात्रा के माध्यम से उन्हें अपना आभार व्यक्त किया और बता दें कि इस यात्रा के दौरान उन्होंने अपने समर्थकों और शहरवासियों से उनकी उम्मीदों और समस्याओं को समझने का अवसर लिया। संदीप सहगल का कहना है कि इस मौन पदयात्रा के जरिए उन्होंने ये संदेश दिया कि वो जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। की पुण्यतिथि भी है और बापूजी ने ये कहा है कि यदि कहीं भी कोई अत्याचार हो या कोई बात रखनी हो तो उसका मौन रहकर भी अपनी बात रखने का एक सबसे सर्वोत्तम तरीका है। तो हमारे सभी सीनियर्स ने और कांग्रेस परिवार ने ये करा कि काशीपुर की सम्मानित जनता ने जो नगर निगम के चुनाव में एक अपार प्यार और अपार आशीर्वाद दिया है, उसके लिए हम सभी को बाजार में निकल के सबका आभार व्यक्त करना चाहिए। तो आज की महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर आभार व्यक्त करने के साथ साथ जो लोकतंत्र की हत्या इस उत्तराखंड सरकार के द्वारा पूरा उत्तराखंड में नगर निकाय के द्वारा की गई है, तो दोनों इसके उद्देश्य हैं। सर्वप्रथम आभार व्यक्त करना चाहते हैं काशीपुर की सम्मानित जनता का, जो उनका इतना प्यार और इतना आशीर्वाद हमारे साथ रहा। एक जिला और एक खनन नीति और क्रेशर संचालकों से खनन सामग्री की उचित दर दिए जाने की मांग या फिर अवैध रूप से संचालित क्रेशरों को बंद किए जाने की मांग को लेकर लगातार 3 दिन से धरने पर बैठे यूनियन अध्यक्ष अमन ठाकुर ने आवेश में आकर पेट्रोल पी लिया। बता दें कि अध्यक्ष को गंभीर हालत में खनन व्यापारियों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। आपको बता दें कि टनकपुर की शारदा नदी से होने वाला खनन अब आत्मघाती कदम में तब्दील हो गया है। मांगे पूरी न होने से गुस्साए यूनियन अध्यक्ष में आवेश में आकर पेट्रोल पीकर आत्मघाती कदम उठा लिया है। कि हम 3 दिन से यहाँ तहसील में धरने में बैठे हैं और हमारी शासन प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे परेशान होकर और लगातार प्रेशर उनके ऊपर पड़ रहा था कि हड़ताल खत्म की जाए। और यहाँ वहाँ पे आवेश में आके तो कल रात हमारे अध्यक्ष जी अमन ठाकुर जी ने आवेश में आके पेट्रोल पी लिया और जिसके तहत आज सुबह वो अच्छे खासे आए और यहाँ धरने पे बैठे। हालत गंभीर होने के कारण अचानक उनकी हालत गंभीर हुई, जिसके कारण हम लोग उन्हें उप जिला चिकित्सालय टनकपुर में लाए, जहां स्थिर उनकी होने के कारण हालत अभी फिर से वो धरने पर आ गए।
अल्मोड़ा में 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत योगासन प्रतियोगिता का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने किया। ये प्रतियोगिता 31 जनवरी से 4 फरवरी तक चलेगी, जिसमें 22 राज्यों के 171 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता 5 श्रेणियों में आयोजित की जाएगी, जिसमें ट्रेडिशनल योगासन, आर्टिस्टिक योगासन सिंगल, आर्टिस्टिक पेयर, रिदमिक पेयर और आर्टिस्टिक ग्रुप शामिल हैं। बता दें कि इन सभी श्रेणियों में कुल 66 पदक दिए जाएंगे, जिसमें 22 स्वर्ण, 22 रजत और 22 कांस्य पदक शामिल हैं। देखिए, मैं आज अपने अल्मोड़ा वासियों को बहुत शुभकामनाएं देती हूं कि आज जनपद अल्मोड़ा जो है वह योगासना का मेजबानी कर रहा है। 38 नेशनल गेम का एक महत्वपूर्ण इवेंट जो है योगासना है और उसकी मेजबानी जो है अल्मोड़ा के द्वारा, यानी कि एक पहाड़ी और सांस्कृतिक जनपद से होना बहुत ही शुभ संकेत है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस प्रकार से 38वें राष्ट्रीय खेलों के इवेंट आज जैसे योगासना यहाँ पर अल्मोड़ा में हो रहा है, पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग आज शुरुआत हो रही है, तो मैं समझती हूँ कि बहुत शुभ संकेत है आने वाले समय के लिए भी। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब जो है खेल जो है वो करियर की ओर अग्रसर हो चुका है, तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि हमारे बच्चे इसमें बेहतरीन प्रदर्शन देते हुए अपने करियर के रूप में योगासना को भी अपनाएंगे और अपने बॉक्सिंग को भी अपनाएंगे और अलग अलग इवेंट्स में जहां जहां हमारे खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये उनके करियर में चार चांद लगाने का काम करेगा। तो मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूं। आज 22 राज्यों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है अपने जनपद अल्मोड़ा में और अपनी सांस्कृतिक नगरी से जुड़ने का भी उनको एक सुनहरा अवसर मिला और जिस प्रकार से अनुकूलित वातावरण है वो उनके लिए बहुत अच्छा जा रहा है। तो मैं बेहद शुभकामनाएं देती हूँ। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने अपने संबोधन में महिला सशक्तिकरण पर बात की और कहा कि महिलाएं समाज की सबसे कमजोर कड़ी मानी जाती हैं। ऐसे में सरकार के द्वारा उनके उत्थान के लिए जो फैसले लिए गए हैं वो सराहनीय हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को महिला अधिकारों को मजबूत करने वाले फैसलों के लिए धन्यवाद दिया। बता दें कि ऋतु खंडूरी ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके एक नजीर पेश की है। मेरा मानना यह है, मैं पहले भी इस बात को बहुत स्ट्रांगली कह चुकी हूं, सबसे कमजोर कड़ी महिला है किसी भी धर्म में, किसी भी जात में। और अगर महिला के उत्थान के लिए हमें इस तरह के कानून लाने होंगे, मैं बधाई देती हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और बहुत उनका शुक्रिया करती हूं कि उन्होंने इतना स्ट्रांग स्टेप लिया। एक छोटे से स्टेट ने इंडिपेंडेंस के बाद ये निर्णय किया कि हम इस तरह का स्टेप लेंगे। जब क्रिमिनल लॉ एक हो सकते हैं तो व्हाई नॉट सिविल लॉज। मेरा मानना यह है, मैं पहले भी इस बात को बहुत स्ट्रांगली कह चुकी हूं, सबसे कमजोर कड़ी महिला है किसी भी धर्म में, किसी भी जात में। और अगर महिला के उत्थान के लिए हमें इस तरह के कानून लाने होंगे, मैं बधाई देती हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और बहुत उनका शुक्रिया करती हूं कि उन्होंने इतना स्ट्रांग स्टेप लिया। एक छोटे से स्टेट ने इंडिपेंडेंस के बाद ये निर्णय किया कि हम इस तरह का स्टेप लेंगे। जब क्रिमिनल लॉ एक हो सकते हैं तो व्हाई नॉट सिविल लॉज। उत्तराखंड में हाल ही में हुए निकाय चुनाव में नगर निगम की 11 सीटों में से 10 बीजेपी के खाते में आई हैं। वहीं नगर पालिका और पंचायत में भी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा है और कई जगह पार्टी के प्रत्याशियों को शिकस्त भी मिली है। और अब इसको लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि बीजेपी के निकाय में अच्छा प्रदर्शन रहा है और बीजेपी के कार्यों से प्रदेश की जनता खुश है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया। प्रदेश की जनता को अपने सीएम धामी पर भरोसा है और आगे उन्होंने ये भी कहा कि जहां जहां पार्टी हारी है वहां समीक्षा बैठक की जाएगी कि आखिर किन वजहों से पार्टी चुनाव हारी है। और इसके साथ साथ बीजेपी आगामी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सफलता मिलने पर भी और असफलता मिलने पर भी निरंतर समीक्षा करती है और इस निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षा से अधिक सफलता मिली है, क्योंकि अगर हम टोटल नगर निकाय क्षेत्र की पॉपुलेशन अगर देखेंगे और मतदाताओं की संख्या अगर देखेंगे तो सबसे बड़ी तादाद में नगर निगमों में लोग निवास कर रहे हैं और नगर निगमों में 11 में से 10 पर सफलता मिलना एक ऐतिहासिक जीत है। और अगर हम केवल देहरादून नगर निगम की बात करेंगे तो 8 लाख मतदाता यहाँ हैं, 12 लाख से अधिक की यहाँ की जो है आबादी है। तो अगर हम सबको भी जोड़ देंगे तो
पूरे कुमाऊं क्षेत्र में उतने मतदाता नहीं जितने जो है अकेले देहरादून नगर निगम। उत्तराखंड में खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के कैंप कार्यालय पर फायरिंग हुई और इस फायरिंग में बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मगर सत्ताधारी पार्टी ने अभी तक प्रणव सिंह के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। बता दें कि इसी क्रम में कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसवानी का बयान सामने आया। उनका कहना है कि यह घटना उत्तराखंड के लिए एक शर्मनाक घटना है। गरिमामय पद पर बैठे हुए नेताओं की अभद्र भाषा सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि मगर देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जो एक दुखद घटना है। देखिए, जिस तरह का प्रकरण यहाँ 24-25 तारीख से देखने को मिला वो उत्तराखंड की सभ्यता संस्कृति से मेल नहीं खाता। ये दोनों नेता एक रेगुलर डिफॉल्टर हैं, कोई किसी से कम नहीं है। प्रणव सिंह तो भाजपा जो सत्तारूढ़ दल है उसके सदस्य हैं, दूसरा निर्दलीय है। और प्रणव सिंह को पुलिस ने तो कार्रवाई करके, कोर्ट ने कार्रवाई करके 14 दिन की रिमांड पे भेज दिया है। मैं भाजपा नेतृत्व से पूछना चाहती हूँ, आप कौन से कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं? आप कब कार्रवाई करेंगे? क्यों उनका निष्कासन नहीं हो रहा है? और क्यों उत्तराखंड को गाली देने वाला व्यक्ति जो उत्तराखंड को अपने प्राइवेट पार्ट्स में रखने की बात कर रहा है, उसको आपने 6 साल के लिए निष्कासित किया और 2 साल में आलिंगनबद्ध कर लिया? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बताए कि ये प्रदेश के कानून व्यवस्था को आईना है क्या? कि अपराधी तो अपराधी, जनप्रतिनिधि भी आपका कोई डर, भय, रसूख, इज्जत, सम्मान कुछ नहीं रह गया आपका। उत्तराखंड में आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विधानसभा बजट सत्र आयोजित होने जा रहा है। हालांकि अभी तक विधानसभा बजट क्षेत्र की तिथियों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि 15 फरवरी के बाद विधानसभा बजट सत्र आयोजित किया जाएगा। और विधानसभा अध्यक्ष की ओर से देहरादून में बजट सत्र कराने के अनुरोध के बाद सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि बजट सत्र कहां कराया जाए, इसको लेकर जो विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हुई है वो सरकार और विधानसभा अध्यक्ष के बीच की है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार और विधानसभा अध्यक्ष के बीच कोई समन्वय नहीं है। यह है कि यहाँ पर अस्थायी राजधानी भी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है, लेकिन अस्थायी राजधानी आपको प्रोजेक्ट नहीं बनता है। इस स्थिति होने की वजह से जो है और सरकार में और स्पीकर में द्वंद्व होने की वजह से ये स्थिति बनी हुई है। सरकार कुछ कहती है, करती कुछ है। स्पीकर जो है कहती है कि हम सरकार से ये आग्रह करेंगे। आग्रह वाली कहाँ बात हो गई? जब घोषणा कर दी थी कि हम सब बजट सत्र जो है फैशन में आहूत करेंगे तो वहां तो नहीं करना। खैर, सरकार जहां भी, स्पीकर जहां भी सत्र कराएगी, कांग्रेस विधानसभा सत्र के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हम सरकार को सदन के अंदर घेरने का काम करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके युवा राज्य उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह को स्वीकार करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ ने योग और मलखंभ जैसे 2 पारंपरिक खेलों को भी राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बना दिया है। हाल ही में राजधानी देहरादून में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर प्रतीक, मौली, लोगो, जर्सी, एंथम और टैगलाइन का अनावरण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए टैगलाइन संकल्प से शिखर तक घोषित की गई। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है, जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है।
राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा में इस बार बजट सत्र पूरी तरह से पेपरलेस होगा, जिसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नेवा के जरिए संचालित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है और एनवायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि पेपरलेस बजट और डिजिटल की बात पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। लेकिन इस बार फिर से देहरादून से बाहर निकलने का उनका कोई मन नहीं है और गैरसैंण जो आपने शीतकालीन राजधानी बनाने का जो है कार्य किया था, उसके बाद आप गैरसैंण नहीं जाते हैं, तो ये जनता के साथ आप जनता के विश्वास के साथ धोखा करने का कार्य करते हैं और हर बार धामी जी कोई ना कोई बहाना ऐसा ढूंढ लेते हैं कि उन्हें देहरादून में ही रहना पड़े। और क्योंकि यहाँ पे बात बजट की है तो बिल्कुल प्रदेश का बजट है, तो आम नागरिक होने के नाते मेरे मन में भी कुछ सवाल हैं और कुछ बातें हैं जो मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहती हूँ कि ये बजट होगा, ये क्या सिर्फ एक इवेंट होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए हर कार्यक्रम सिर्फ एक इवेंट होता है, चाहे वो कुंभ हो गया हो, चाहे वो राष्ट्रीय खेल हो गए हो, चाहे कोई पॉलिटिकल जो कार्यक्रम है वो भी। तो क्या इस बजट में महिलाओं के लिए कुछ प्रावधान होंगे? क्योंकि आज महिलाएं सबसे ज्यादा महंगाई से परेशान हैं। उत्तराखंड के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टमटा ने बताया कि उत्तराखंड के सभी मेडिकल कॉलेजों में मरीजों से एक समान यूजर चार्ज लिया जाएगा और इसके तहत ओपीडी, आईपीडी पंजीकरण के साथ ही वार्ड चार्ज समेत एम्बुलेंस के लिए भी यूजर चार्ज एक समान कर दिए गए हैं। जैसे बताना चाहती हूँ कि जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हैं और पीएससी और सीएससी हमारी जो होती है गवर्नमेंट फैसिलिटी, तो उसके रिगार्डिंग हमारा एक जीओ हुआ था 21 अगस्त 2024 में, वो हमारा पास हुआ था कैबिनेट से। उसमें हमारी जो दरें हैं वो फिक्स कर दी गई थी, पहले थोड़ा डिफरेंट थी। अब हमारी जो दरें निश्चित की गई हैं वो पीएससी और सीएससी मतलब जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हमारी जो है 10 रुपये यूजल 10 रुपये पर्ची के जो है ओपीडी चार्जेस हैं और डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट में हमने जो है 20 रुपये कर दिए। तो ये हमारा ओपीडी है। ऐसे हमारा इंडोर का भी हमारी जो चेंजेस हुए हैं कि हमारी जो भर्ती मरीज हैं तो 3 दिन तक तो हमारे कोई उसमें चार्जेस नहीं होते हैं डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन 3 दिन के बाद जो है ये हम लोगों की जो दरें हुई हैं, जो पीएससी में हम लेंगे 10 रुपये प्रति दिन और जो सामुदायिक में 15 रुपये प्रतिदिन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हितधारकों के साथ बजट पूर्व संवाद आयोजित किया। राज्य सरकार के द्वारा ये तैयार किए जा रहे बजट में विभिन्न क्षेत्रों के विषय शामिल होंगे। कानपुर विधायक और पूर्व विधायक की व्यक्तिगत लड़ाई अब समाज और समर्थन में बदलती नजर आ रही है। कुल मिलाकर 2 व्यक्तियों के निजी मामले से समाज में भी कटुता बढ़ने के असर अब नजर आ रहे हैं। राजनीति में एक अजीब सा माहौल देखने को मिल रहा है। निजी हितों के लिए लोग समाज को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। किस रूप में उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं? उचित नहीं है। समाज किसी व्यक्ति का नहीं है, समाज तो सबका है और 2 लोगों की व्यक्तिगत लड़ाई में समाजों को समझना ठीक नहीं है। आज पूरे देश के अंदर सनातन को लेकर बहस चल रही है और अगर सनातन प्रेमी या सनातन को मानने वाले समाज ये आपस में अगर द्वेष रखेंगे, आपस में लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं सनातन को चोट पहुंचती है। तो मेरा ये कहना है कि व्यक्तियों की लड़ाई है, अपराध घटित हुआ है, उस अपराध पर कानून को अपना काम करने दीजिए। सरकार उसका संज्ञान ले रही है।
निकाय चुनाव में कोटद्वार में मिली हार के बाद अब कांग्रेसी नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगने का दौर थमता नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस नेता हेमचंद पवार ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनोद डबराल पर निशाना साधा और कहा कि अनुशासनहीनता के आरोप में कोटद्वार के जिन नेताओं को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया, उन्हीं नेताओं को जिलाध्यक्ष पार्टी कार्यालय में बिठाने और अपने साथ घुमाकर कांग्रेस की जड़ खोदने का काम कर रहे थे। बढ़िया समर्थन इस बार कांग्रेस पार्टी को कोटद्वार। निष्कासित नेता, कोई बड़े नेताओं ने निष्कासित नहीं किया उन्हें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, एआईसीसी के जो हमारे संगठन के प्रभारी हैं केसी वेणुगोपाल जी, उनके द्वारा नेता को निष्कासित किया है, उस नेता को। और जिलाध्यक्ष जो सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, उस निष्कासित नेता को साथ में लेकर के और उनसे बयानबाजी करवा रहे हैं, ये घोर अनुशासनहीनता है, जिसके लिए जिलाध्यक्ष। गणतंत्र दिवस पर विभिन्न राज्यों की झांकियों में उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल झांकी को तृतीय स्थान मिलने के बाद नई दिल्ली के उत्तराखंड निवास स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में महानिदेशक सूचना वंशीधर तिवारी और टीम लीडर के.एस. चौहान के साथ झांकी के कलाकारों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। गदरपुर तहसील में पत्रकारों ने रुद्रपुर के 3 पत्रकारों पर लाइव कवरेज करने के बाद किए गए मुकदमे को लेकर सीएम के नाम गदरपुर एसडीएम असीमा गोयल को ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों ने कहा कि मुकदमा करना गलत है और इसकी जांच होनी चाहिए। गोदाम को दिखाने को लेकर 3 मीडिया कर्मियों को वहां की भाजपा सरकार इस चुनाव में 300 यूनिट बिजली फ्री कर रही है। हमारे यहाँ तो बिजली का उत्पादन हो रहा है ना, तो सरकार यहाँ पे फ्री क्यों नहीं कर रही है? जन सर्वे करा लेना एक बार। अभी जैसे हमारे पूर्व के साथियों ने भी बोला है कि जन सर्वे कराएं कि प्रीपेड मीटर लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। एक अडानी ग्रुप, मतलब कि पूरे देश को खरीद लेगा अडानी ग्रुप। भाई उसकी सच्चाई हमारे पत्रकार साथी सामने ला रहे हैं। राजीव चावला जी हैं, छिम्बाल जी हैं, आकाश आहूजा जी हैं। देखिए, पत्रकारों ने मुख्य रूप से एक यह मुद्दा उठाया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड मीटर्स हैं उनके द्वारा एक लाइव प्रसारण किया गया था, जिसके कारण उन पर 3 पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज की गई है और उनके द्वारा कार्रवाई की मांग की जा रही है कि ये एक तरीके से उनका मेंटल हैरेसमेंट किया जा रहा है और ऐसा कोई भी मंतव्य इस प्रसारण के पीछे नहीं था। तो इस बात में मैं आप लोगों को यही आश्वासन देना चाहूंगी कि पहली बात तो ऐसा अगर एफआईआर दर्ज की गई है तो डेफिनेटली उसकी एक जांच की जाएगी और वाकई में अगर कोई ऐसे तत्व निकल के आते हैं कि ये इसमें रंगदारी का कोई की बात। देखो, कुछ समय पूर्व जो 3 पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज हुआ, हमारे साथी पत्रकारों पर जो रुद्रपुर में मुकदमा दर्ज हुआ है प्रीपेड मीटर को लेके, उसकी कवरेज को लेके, कवरेज दिखाने को लेके जो मुकदमा हुआ है वो सरासर गलत है और पत्रकारों में इस तरह के मुकदमे नहीं होने चाहिए। सरकार अडानी के दबाव में पत्रकारों पर मुकदमे लाद रही है जो कि बिल्कुल गलत है। इसका पत्रकार विरोध करते हैं और सारे पत्रकार मिलके आज ज्ञापन दिया है, सारे पत्रकारों ने मिलकर। जिलाध्यक्ष का ये मामला नहीं है, ये दरअसल लोकतंत्र पर हमला है। सीधे तौर पर यदि हम इसकी बात करें तो ये सत्ता की वो एक इसको बोलते हैं कि ऐसी कॉन्स्पिरेसी है, ऐसा षड्यंत्र है जिससे ये लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास है, जिसको बिल्कुल विफल किया जाएगा। यदि पत्रकारों ने लाइव प्रसारण में यदि उन गोदामों को में रखे जो प्रीपेड मीटर्स थे जिनका बहुत विरोध किया जा रहा है और जन आवाज ये थी कि इसका विरोध करना ही करना है, तो यदि उसका लाइव प्रसारण में यदि उसका हमने दिखा दिया, उन पत्रकारों ने दिखा दिया, तो उसमें कसूर क्या है? और रंगदारी जैसा इतना मिथ्या। सामाजिक कार्यकर्ता शशि भूषण ने अपनी देह दान कर सामाजिक मिसाल पेश की है। बता दें कि पेशे से शिक्षक शशि भूषण अमूल्य सामाजिक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाते हैं। बता दें कि कुछ समय पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया गया था। मुझे बड़ा अच्छा अवसर मिला श्री गिरिराज सिंह रावत जी द्वारा, जो कि एक प्रतिवर्ष उनके द्वारा एक रक्तदान शिविर आयोजित किया जाता है। कल उन्होंने अपने पुत्र की प्रथम पुण्य तिथि पर एक रक्तदान शिविर आयोजित किया था। वहां पर अंगदान की भी प्रक्रिया संपन्न होनी थी। मैंने भी उसके लिए अपना आवेदन दे दिया है, मैंने भी अपना अंगदान किया है।
ऋषिकेश के निकट आईडीपीएल की आवासीय कॉलोनी में बिजली चोरी का मामला सामने आया। बिजली चोरी 5 क्वार्टरों में पकड़ी गई है। तो वहीं ऊर्जा निगम के अधिकारियों ने मामले में कड़ा एक्शन लिया है और अभियंता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसओजी और मुखानी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले फर्जी खाता खोलने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस की गिरफ्त में गैंग के मास्टरमाइंड सहित 6 शातिर ठग आए हैं। देखिए, थाना मुखानी क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि कुछ लोग आरक्षी हैं और ये लोग जो है कुछ फर्जी आधार बनाने का कार्य कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर जो थाना मुखानी की टीम और एसएसजी की जो टीम है, उन्होंने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और जब इनसे डिटेल इंट्रोगेशन की, पूछताछ की और कुछ जांच की, तो उसके आधार पर पता लगा कि ये लोग जो है यहाँ आके कुछ फर्जी आधार कार्ड बना रहे हैं और उस आधार कार्ड के आधार पर कुछ फर्जी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उस रजिस्ट्रेशन को यूज करते हुए कुछ बैंकों में करंट अकाउंट खुलवा रहे हैं और बेसिकली वो करंट अकाउंट जो है वो बाद में साइबर फ्रॉड के जो मनी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें यूज हो रहा है। तो इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके कब्जे से कुछ फर्जी आधार मिले हैं, कुछ दुकानों की फोटोज मिली है जिन दुकानों के रजिस्ट्रेशन अपने लिए तैयार कर रहे थे और इसके साथ ही कुछ अकाउंट ओपनिंग के कुछ फॉर्म मिले हैं, साथ ही कुछ सिम भी बरामद हुए हैं। इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं और इसमें फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।